हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। भारतीय राजनीति की क्लास के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उन सभी पहलुओं को छुएंगे प्रस्तावना की जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हमारे हर तरह के एग्जाम के अंदर बन सकती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है, जब भी कोई नया एक्ट बनाया जाता है तो उसमें हमारे लिए तीन बातें जरूरी होती है। तीन बातें हमें जाननी जरूरी होती है। पहली, किसी भी कानून के बारे में पहली बात हमें ये जाननी जरूरी होती है कि उस कानून का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बना रहे हैं, उस कानून को बनाने के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द थॉट ऑफ दैट एक्ट। दूसरा जो हमारा जानना जरूरी होता है वो होता है कि ये जो कानून हम बना रहे हैं ये कानून किसके ऊपर लागू होगा, किस पर लागू होगा या किन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है। और तीसरी हमें जाननी जरूरी होती है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये कब लागू होगा। तो ये तीन बातें हमें जाननी जरूरी होती है और इन्हीं तीन बातों को बताने के लिए जो सबसे पहले उस संविधान के अंदर एक पैराग्राफ लिखा जाता है उसी पैराग्राफ को क्या बोला जाता है भी, प्रस्तावना बोला जाता है। इसी कड़ी के अंदर जब हम भारत का संविधान लिख रहे थे, संविधान तो भारत का सबसे बड़ा कानून है, तो संविधान के लिए भी हमें इन तीन बातों की जरूरत थी। तो संविधान के भी हमें क्या लिखनी पड़ी भी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखनी पड़ी। और आप सभी जानती हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक और नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है उद्देशिका। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है। और कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है उसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव जब भारत की संविधान सभा की तीसरी दिन की बैठक हो रही थी उस दिन पंडित नेहरू खड़े होते हैं संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के अंदर बताते हैं कि जो हम भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, भारत का संविधान बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम किस तरह का संविधान भारत का बनाना चाहते हैं। और उन्होंने उस दिन एक लेटर जारी किया था, एक प्रस्ताव रखा था, रेजोल्यूशन रखा था। उसी रेजोल्यूशन को क्या माना गया था, उद्देश्य प्रस्ताव माना गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उस असेंबली के अंदर, उस सभा के अंदर जो भारत के लिए संविधान तैयार करने वाली थी, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा। सेकंड बात, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जहां भी पंडित नेहरू लिखा जाता है इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू ही होता है, मोतीलाल नेहरू के लिए हम पंडित नेहरू शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। तीसरी बात, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हमारे पास हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया है, उद्देश्य प्रस्ताव को इस दिन स्वीकार नहीं किए जाने का जो रीजन था वो ये था कि इस टाइम तक जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य चुने हुए थे उन्होंने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर MR जयकर का ये मानना था कि यदि हमने मुस्लिम लीग के बिना ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो शायद मुस्लिम लीग के लोग कभी हमारे साथ जुड़ेंगे ही नहीं। लेकिन बाद में इसको स्वीकार कर लिया जाता है। इसी जो पहला सेशन था, इसकी जो लास्ट मीटिंग थी ना, 22 जनवरी 1947 की जो मीटिंग थी, 22 जनवरी 1947 की मीटिंग के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद कानून संविधान के निर्माण की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो नेहरू जी ने पॉइंट रखे थे वो हमारे पास 8 बिंदु थे और उनमें से अधिकांश बिंदुओं को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जगह दी है। कुछ लोग
जब हम क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन बैच के अंदर, तो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जब उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसी को ही हमने प्रस्तावना बनाना था, तो प्रस्तावना नाम देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमें अलग से लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हम सीधा यही कह देते जब हमारे पास उद्देश्य प्रस्ताव था तो हम इसी को ही यूज कर लेते हैं हमारी प्रस्तावना के रूप में। या कुछ लोग ये कहते हैं कि सर क्या उद्देश्य प्रस्ताव को एज इट इज हूबहू वैसे का वैसा हमने प्रस्तावना के रूप में लिख दिया। तो इसके जवाब में मैं हमेशा एक एग्जांपल उनको देता हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तीन चीजें हमारे पास है, ध्यान से देखना। एक हमारे पास है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा दस्तावेज जो हमें यह बताता था कि हमें किस तरह का संविधान बनाना है। दूसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट है संविधान। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे हमने क्या बना दिया भाई, संविधान बना दिया। और तीसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर हम बता रहे हैं कि हमने हमारे संविधान के अंदर क्या क्या बनाया है। ये तीन बातें हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान तथा प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान के बनने से पहले की सीरीज है। उसमें हमने ये बताया था कि हम हमारा संविधान कैसा बनाना चाहते हैं। संविधान को हमने बनाया उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे, और प्रस्तावना जो है ये संविधान के बनने के बाद लिखी गई थी, और उसमें हमने ये बताया कि हमने भारत का संविधान कैसा बनाया है और उसके अंदर हमने भारत को राज्य कैसा बनाया है, लोगों को क्या क्या कुछ दिया है, ये सब कुछ हमने प्रस्तावना के अंदर लिया था। मैं एग्जाम्पल देने की दृष्टि से बच्चों को बताता हूं और आपको भी बता रहा हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पास ठीक वैसे ही है जैसे लड़कियां ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है। जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है तो उनको पहले एक फोटो दिखाई जाती है कि हम आपको ऐसे तैयार करेंगे। जो फोटो है ना, जो आपको फोटो दिखाई जाती है वो उद्देश्य प्रस्ताव है, कि पहले बता दिया गया कि हम ऐसा संविधान बनाने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से है जैसे फोटो आपको दिखाई गई। दूसरा, उस फोटो के आधार पे जो वर्कर वहां के हैं वो आपको तैयार कर देते हैं, आपको सजा देते हैं। जो उन्होंने आपका जो मेकअप सेकअप कर दिया ना, वो क्या है भी, वो संविधान है। आपको बना दिया जैसा उद्देश्य प्रस्ताव में कहा था, जैसी फोटो के अंदर दिखाया था वैसा आपको बना दिया, वो हमारा क्या बन गया भी, संविधान बन गया। अब यदि आपकी जो आपको डिजाइन उन्होंने कर दिया है, आपको मेकअप उन्होंने कर दिया है, मेकअप करने के बाद यदि आपकी फोटो ले ली जाएगी ना और आपको दिखाया जाएगा आप ऐसे बन गए हो, मेकअप करने के बाद जो फोटो ली जाएगी वो क्या है भाई, प्रस्तावना। अर्थात संविधान के बनने के बाद हमने देखा कि हमारा संविधान कैसा बना है, वो क्या है, प्रस्तावना। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले लिखा गया था, प्रस्तावना सबसे अंत में लिखी गई थी। बहुत से लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं सर प्रस्तावना सबसे अंत में क्यों लिखी गई। तो जो अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो प्रस्तावना सबसे लास्ट में क्यों लिखी गई। और साथ ही साथ प्रस्तावना को उद्देश्य क्यों कहते हैं ये भी हमने अच्छे से जान लिया। उद्देश्य प्रस्ताव के 8 बिंदु थे, 8 के 8 बिंदु हमने प्रस्तावना के अंदर नहीं लिए, इसके कुछ एक बिंदुओं को हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर सम्माहित करने की कोशिश की है। अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मैं बात करूं तो इसको हम 4 मुख्य भागों के अंदर बांट सकते हैं। पूरी की पूरी प्रस्तावना को समझने के लिए इसको बांटा जा सकता है 4 मेजर पोर्शन के अंदर। तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिखना चाहूंगा प्रस्तावना, और प्रस्तावना को कितने भागों में बांटता हूं भाई, इसको मैं 4 मुख्य भागों के अंदर विभक्त करता हूं। इसका जो पहला भाग मेरे पास है उसको हम कहते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। पहला भाग हमें बताता है प्रस्तावना का कि भारत का जो हम संविधान बना रहे हैं, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत में जो सत्ता होगी उस सत्ता का स्रोत क्या होगा। ये हमें पता चलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। दूसरा जो हमें पता चलता है संविधान की प्रस्तावना से, वो हमें ये पता चलता है कि जो हम भारत बना रहे हैं, भारत का जो शासन हम बना रहे हैं, उस शासन का स्वरूप कैसा होगा। दूसरा क्या पता चलता है भाई, शासन का स्वरूप कैसा होगा। तीसरी बात जो हमें प्रस्तावना से पता चलती है वो बात हमें पता चलती है कि जो हम सरकार बना रहे हैं भारत के अंदर, उस सरकार का उद्देश्य क्या होगा। मैंने भी बताया प्रस्तावना के अंदर उद्देश्य लिखना जरूरी होता है, तो ये बताता है हमें सरकार का उद्देश्य क्या होगा। और लास्ट भाग जो हमें बताता है प्रस्तावना का, वो बताता है कि संविधान जो है लागू कब होगा। संविधान का लागू होना, संविधान लागू कब होगा। तो हम प्रस्तावना को
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोटे मोटे भागों के अंदर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत कौन सा होगा। दूसरा, शासन का स्वरूप हमारे पास कैसा होगा। तीसरा, सरकार जो हम बना रहे हैं भारत के अंदर उसके क्या उद्देश्य हमारे पास होंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि संविधान के लागू होने की तिथि क्या होगी। यदि संविधान के स्रोत की यदि मैं बात करता हूं तो जैसे ही हमारी प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना की जो पहली जो लाइन है वो हमें बताती है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग हैं ना, वो संविधान बना रहे हैं। संविधान को भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, न कि संविधान सभा के द्वारा। जब डॉक्टर अंबेडकर अपना संविधान सभा के अंदर अंतिम भाषण दे रहे थे तब उन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि हालांकि संविधान को हम 300-400 जो गिने चुने लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें भारत की जनता, प्रत्येक भारतीय की भावनाएं निहित हैं, प्रत्येक भारतीय के विचार निहित हैं, इसलिए हमने कहा है। और दूसरा, हम जो लोग हैं 300 लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से यहाँ पे संविधान सभा के अंदर आके बैठ गए हैं, हमें उन्हीं लोगों के द्वारा भेजा गया है, इसलिए हम उन्हीं लोगों के बिहाफ के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं। इसलिए भारत का जो संविधान बनाया गया है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया नहीं कहा जा सकता, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया संविधान है। तो भारत का संविधान का जो स्रोत है वो क्या है भाई, संविधान का स्रोत हमारे पास है भारत की जनता है। कौन है भाई, भारत की जनता। और ये भारत की जनता भारत के संविधान का स्रोत है। ये हमें पता कैसे चलता है, ये हमें इस बात से पता चलता है क्योंकि लिखा हुआ है हम भारत के लोग। पहली ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। भारत को क्या बनाना चाहते हैं वो बात की बात है। पहला लिखा हुआ है हम भारत के लोग। जो हम भारत के लोग वर्ड लिखा हुआ है इसके 2 मतलब हमारे सामने निकलते हैं। पहला तो मतलब क्या निकलता है, सत्ता का स्रोत है या जो संविधान का स्रोत है वो हमारे लिए क्या है भी, भारत की जनता। और दूसरा इसका जो मतलब निकलता है वो इसका मतलब निकलता है भारत में जो सर्वोच्च सत्ता होगी, भारत में सर्वोच्च सत्ता जो होगी वो किसके पास होगी भाई, वो जनता में निहित होगी। भारत में सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होगी, जनता में निहित होगी। मतलब सरकार को बनाना, सरकार को बिगाड़ना किसका हाथ है भाई, किसके पास पावर है, ये सारी की सारी पावर किसके पास है, जनता के पास है। तो सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होगी, भारत में जनता के अंदर निहित होगी। ये हमारे पास मतलब बनता है भारतीय संविधान का स्रोत। मान लो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान से देखना। क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाता है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, ध्यान से क्वेश्चन देखने की कोशिश करना। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है भारत की जनता, ऑप्शन बी के अंदर आपको दिया गया है 1935 का अधिनियम, सी के अंदर आपको दिया गया है इंग्लैंड का संविधान, और डी के अंदर मान लो आपको दिया गया है अमेरिका का संविधान। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, भारत की जनता, क्योंकि हमने लिखा है भारत की जनता, हम भारत के लोग ऐसा बना रहे हैं। यदि भारत की जनता ऑप्शन के अंदर नहीं है तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, 1935 का अधिनियम। और यदि 1935 का अधिनियम ऑप्शन के अंदर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, इंग्लैंड का संविधान। मुख्य सोर्स जो हमारे पास है क्या भाई, इंग्लैंड का संविधान है। और यदि इंग्लैंड का संविधान भी ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये क्वेश्चन ही आपको नहीं दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो अब तक हमने एक क्वेश्चन को जान लिया है, संविधान का स्रोत या सत्ता का सोर्स जो हमारे पास है वो कौन है, भारत की जनता। और पता किससे चलता है, हम भारत के लोग, जो वर्डिंग लिखी हुई है इससे। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन की ओर, जो हमें ये कहता है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा। हम जो भारत को बनाना चाहते हैं वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। तो हमने शासन के 5 स्वरूप का वर्णन किया है। कितने स्वरूप बताए हैं अभी, शासन के 5 स्वरूप हमने बताए हैं, यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो शासन का जो पहला स्वरूप हमने यहाँ बताया है वो बताया है कि भारत का शासन होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होगा भाई, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग क्या बनाना चाहते हैं, भारत को सबसे पहले जो बनाना चाहते हैं वो हमारे पास है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यदि मैं शाब्दिक अर्थ निकालता हूं तो इसका मतलब होता है कि हमारी जमीन के ऊपर हम ही राजा हैं, हमारी जमीन के ऊपर डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो हमारा है। चाहे हम कौन से डिसीजन लें, चाहे हम आंतरिक मामलों के अंदर डिसीजन लें,
चाहे हम भारत के आंतरिक मामलों में डिसीजन लें, चाहे हम डिसीजन लें भारत के बाह्य मामलों के अंदर, दोनों ही मामलों के अंदर डिसीजन लेने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी भी विदेशी ताकत का कोई भी अधिकार नहीं है, किसी विदेशी ताकत के दबाव के अंदर हम कोई काम नहीं करने वाले, इसी बोला जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आपको याद होगा हाल ही के अंदर जब कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भारत के अंदर कुछ ऐसा कहा था कृषि कानूनों के बारे में, गलत कहा था मान लो, तब हाथों हाथ भारत के विदेश मंत्रालय का एक मैसेज आता है, संदेश आता है कि कनाडा के पीएम को भारत के आंतरिक मामलों के अंदर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारे आंतरिक मामलों से हमने कैसे निपटना है हम जानते हैं। ऐसा ही यूरोपीय संघ ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, तब भी भारत सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने संदेश जारी कर दिया था, आप हमारे आंतरिक मामलों में टांग डालने की कोशिश नहीं करो। क्यों? क्योंकि हम हमारे आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र है, किसी का दबाव हमारे ऊपर नहीं है, साथ ही साथ हम अपने बाह्य मामलों के अंदर भी स्वतंत्र है। इसे ही कहा जाता है कि हमारे शासन का स्वरूप कैसे है भाई? हमारे शासन का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासन है। दूसरी जो यहाँ पे बात लिखी गई है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, वो है कि हम भारत को बनाना चाहते हैं समाजवादी। क्या बनाना चाहते हैं भाई? समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि आय की जितने भी सोर्सेज हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अधिकार किसका होगा भाई? सरकार का होगा। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है आय के अधिकांश सोर्सों पर, आय के अधिकांश स्रोतों पर किसका अधिकार होगा भाई? सरकार का अधिकार होगा। और आप अच्छे से जानते हो 1991 के अंदर हमने उदारीकरण किया था, जो लिबरलाइजेशन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो उससे पहले लगभग जितने भी हमारे पास आर्थिक संसाधन थे सभी के ऊपर किसका अधिकार हुआ करता था भी? गवर्नमेंट का ही अधिकार हुआ करता था। दूसरा इसका मतलब है सरकार जो है, सरकार का काम होगा लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सरकार का काम है लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करना। भारत समाजवादी राज्य है, इसीलिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं, सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज हमें देखने को मिलता है। भारत समाजवादी राज्य है, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो एनजीओ हैं या पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट की हमारे पास कंपनियां देखने को मिलती हैं। हम समाजवादी हैं इसीलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल देखने को मिलते हैं। समाजवादी हैं इसीलिए अन्नपूर्णा योजना, जो मिड डे मील है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उसका रीजन केवल और केवल क्या है भाई? हम समाजवादी हैं। और समाजवादी का अर्थ है कि समाज क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या करेगी भाई? कल्याण करेगी। लेकिन यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अपना महत्व खोती जा रही है? तो जो समाजवादी व्यवस्था है ना, वो अपना महत्व खोती जा रही है, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने जो है निजीकरण को प्राथमिकता दे रखी है। हर क्षेत्र के अंदर निजीकरण होता जा रहा है, और यदि निजीकरण होगा तो निजी कंपनियों का अपना जो प्रमुख टारगेट होता है वो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। जैसे सार्वजनिक कंपनियां, समाजवादी कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना होता है। ठीक उसी प्रकार से निजी कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। यदि निजीकरण इसी तरह से चलता रहा तो हम हमारी समाजवादी पहचान को खो सकते हैं। तो ये दो हमने विशेषताएं कर दी। हम भारत को कैसा बनाना चाहते थे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते थे। हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत को बनाना चाहते हैं समाजवादी। तीसरा, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत को बनाना चाहते हैं पंथ निरपेक्ष। क्या बनाना चाहते हैं भाई? पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। दो अलग अलग शब्द होते हैं भाई, एक होता है पंथ निरपेक्ष और दूसरा शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। यदि मैं बात करता हूं भारत की, तो भारत के अंदर उसे ही पंथ निरपेक्ष कहा जाता है और उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि यूरोपियन देशों की हम बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष का मतलब कुछ और होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कुछ और होता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर दोनों का मतलब सेम है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब हमारे लिए ये है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, कि भारत के अंदर कोई राज्य धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है भाई? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि राज्य किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा भाई? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। और साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक नई बात और जोड़ी थी। जब आपको पता है बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसके बाद दंगे हुए थे, पूरे इंडिया के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एस बॉम्बे राइट जो वो मामला था उस मामले के अंदर डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकारें हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष की तरफ जिनका झुकाव नहीं होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष का तीसरा व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकारों का झुकाव किसी धर्म विशेष की तरफ नहीं होना चाहिए, या सरकारें ऐसी होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष की तरफ झुकी हुई नहीं हो। सरकारों का झुकाव किसी धर्म विशेष की तरफ नहीं हो। सरकारें किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं करेंगी तथा दूसरे धर्म को डिक्रीज करने के लिए काम नहीं करेंगी। ये हमारे पास है धर्मनिरपेक्ष। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के द्वारा, आपके मन के अंदर भी ये डाउट हो सकता है कि सर क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये भी है कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के राजनेता है या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो किसी भी धर्म के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है। जो भी हमारे पास संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, ध्यान से देखना, जो भी संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे पास राष्ट्रपति जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में पार्टिसिपेट, किसी भी धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो हिंदुओं के आयोजन में भी जाते हैं, मुसलमानों के आयोजन में भी जाते हैं और सिखों के आयोजन में भी, यहाँ तक कि हर एक धर्म का जो भी फंक्शन होता है उस धर्म के फंक्शन को अटेंड किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ एक बात और कही थी, जो पंथ निरपेक्षता है ये भारतीय संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आधारभूत संरचना है, ये आधारभूत संरचना का हिस्सा है। और आप जानते हो जो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो पंथ निरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। चौथा, मैंने आपको बताया था ना, यूरोपीय देशों के अंदर पंथ निरपेक्षता का मतलब कुछ और निकाला जाता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है यूरोपीय देशों के लिए, वो कहते हैं कि पंथ जो है निरपेक्ष हैं, राजनीति निरपेक्ष है और पंथ क्या है, राजनीति पंथ से बिल्कुल ही निरपेक्ष है। वो कहते हैं, सिंपल भाषा में यदि मैं कहूं तो वो कहते हैं धर्म जो है अलग मुद्दा है और राजनीति अलग मुद्दा है। उनके यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब ये निकाला जाता है और जो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब है वो वहां पर मतलब होता है धर्म निरपेक्षता का। 3 हमने देख ली। चौथा जो हम कैटेगरी बनाना चाहते हैं, भारत की जो विशेषता बनाना चाहते हैं, शासन का स्वरूप बनाना चाहते हैं, वो है लोकतंत्रात्मक। भारत कैसा होना चाहिए भाई? लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। जनता के लिए, जनता के द्वारा यदि शासन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और आप जानते हो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देश की यदि हम बात करते हैं तो भारत है, भारत के बाद अमेरिका। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मतदाता हैं। दूसरा, भारत के अंदर मतदाताओं को अपना वोट देने का अधिकार कई बार मिलता है, अपने सेंटर की सरकारों को चुनने के लिए, राज्यों की सरकारों को चुनने के लिए। और उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन भी है, पंचायती सरकारें जो है उनको चुनने के लिए भी हमें मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लास्ट के अंदर यदि हम बात करें तो हम भारत को बनाना चाहते हैं गणराज्य। क्या बनाना चाहते हैं भाई? गणराज्य बनाना चाहते हैं। भारत यदि हम चर्चा करते हैं तो पहले यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, क्या है भाई? गणतंत्र है भारत। और गणराज्य का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। गणराज्य का मतलब होता है यदि आपका जो राज प्रमुख है, जो संवैधानिक प्रमुख आपके देश का है, यदि वो वंश के अनुसार से नहीं होके निर्वाचित यदि किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? गणराज्य कहते हैं। देश का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या होता है भाई?
निर्वाचित होता है, यदि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा गणराज्य। और भारत एक क्या है, गणराज्य है। और आप जानते हो भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है भाई, भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसीलिए हम एक गणराज्य हैं। और भारत गणराज्य कब बना था ये भी आप जानते हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 के दिन क्या ली थी भाई, शपथ ग्रहण की थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या बने थे, गणराज्य बने थे। ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया। भारत की संविधान, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया था 17 अक्टूबर, देखो 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया था। 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया था। ठीक है, 17 अक्टूबर को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद होता है भारत को आंशिक रूप से लागू किया गया संविधान को, आप जानते हो कब भाई, 26 नवंबर को। 17 अक्टूबर को प्रस्तावना बन चुकी है, 26 नवंबर को संविधान के कुछ प्रोविजन हम लागू कर रहे हैं। तो जब भारतीय की संविधान की प्रस्तावना बनी हुई थी तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर को ही लागू क्यों नहीं कर दिया गया? प्रस्तावना लागू कब की गई थी? ये लागू की गई थी 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हो जब संविधान लागू हुआ उसी दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के अंदर बहुत बार कि जब प्रस्तावना इससे पहले ही बन चुकी थी, अक्टूबर के अंदर ही बन चुकी थी, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि 26 नवंबर को जब हम कुछ प्रोविजंस लागू कर रहे थे उसके साथ प्रस्तावना को भी लागू कर देते? उसका रीजन केवल यही था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने लिखा हुआ था गणराज्य शब्द, और 26 नवंबर तक हम गणराज्य नहीं थे, भारत गणतंत्र नहीं था। भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र हुआ जब भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की। और भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कब की थी भाई? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो ये हमारे पास 5 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको बताए हैं भाई सारे के सारे, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। तो दूसरा प्रोविजन हमें कहता है हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा? हमारे शासन का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो आपको इनको इसी सीक्वेंस के अंदर याद करना है। कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम्स के अंदर या आपसे यही पूछ लिया गया है कि ये जो 5 शब्द है ये किस सीक्वेंस के अंदर, किस श्रेणी के अंदर लिखे गए, किस सीरीज के अंदर लिखे गए हैं। तो आपको आगे पीछे करके इनको लिख दिया जाता है। आपने आगे पीछे याद नहीं करना, इन 5 को आपने सीक्वेंस के अंदर याद करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत सरकार का उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्यों को हमने 3 भागों के अंदर बांटा है। पहला हमारा उद्देश्य होगा, 4 भागों के अंदर बांटा है। पहला हमारा उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना, दूसरा होगा लोगों को स्वतंत्रता देना, तीसरा होगा लोगों के अंदर समानता की भावना का प्रचार करना, और चौथा होगा भाईचारे को बढ़ाना। ये 4 उद्देश्य हैं। कैसे कैसे इन उद्देश्यों पे हम काम करते हैं और क्या क्या हमें दिया गया है। तो इन उद्देश्यों की बात करें तो जो पहला उद्देश्य हमारे पास है वो है क्या प्रदान करना भाई? न्याय प्रदान करना। तो सबसे पहले जो हम करेंगे भारतीय संविधान के अंदर वो न्याय प्रदान किया जाएगा। और भारत के संविधान के अंदर 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कितना न्याय भाई? 3 तरह के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। पहला न्याय कौन सा दिया जाएगा भाई? पहला न्याय दिया जाएगा सामाजिक न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। दूसरा कौन सा? दूसरा राजनीतिक न्याय। दूसरा न्याय होगा राजनीतिक न्याय। और तीसरा न्याय कौन सा होगा? तीसरा होगा आर्थिक न्याय। तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय भारत के लोगों को दिया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि यहाँ पर समाज के अंदर जातिगत आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हो यहाँ समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 70 के अंदर। तो अनटचेबिलिटी को अपराध माना गया है, आप जानते हैं। तो सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अंदर सुधार करने के लिए
जाति आड़े नहीं आएगी, बिना जाति के भेदभाव के साथ उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने का मौका दिया जाएगा। तो सामाजिक न्याय का मतलब यदि मैं बताऊं तो इसका मतलब क्या है भाई, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समाज में जाति के आधार पर सभी क्या होंगे भाई, समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा। दूसरा यदि मैं बात करता हूं राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, राजनीतिक न्याय का हमारे लिए मतलब है कि हर व्यक्ति को राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा। चाहे उसके वोट देने की हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति को वोट देने का भी अधिकार होगा। यदि हम बात करते हैं चुनाव लड़ने की तो हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस जाति की इस वजह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि रिजर्वेशन है किसी सीट के ऊपर तो अलग बात है, वरना कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, मतलब हर व्यक्ति की क्या होगी भाई, राजनीति के अंदर भागीदारी होगी। हर व्यक्ति की राजनीति के अंदर भागीदारी होगी, उससे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे हम बात करते हैं उसको मतदान के अधिकार की, चाहे हम बात करते हैं उसको चुनाव लड़ने के अधिकार की, हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया जाएगा। तीसरा हमारे पास है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, आर्थिक न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ आय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई अमीर है तो उसके साथ, और गरीब है तो उसके साथ अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो हर व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये देखे बिना कि ये अमीर है या गरीब है। तो ये मैं आर्थिक न्याय का मतलब मान सकता हूं कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर भाई, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या ये कहा जा सकता है जो आय है या जो साधन है या संसाधन है हमारे पास, या जो संपत्ति है, आय, संसाधन या संपत्ति जो है ना, उसके ऊपर किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होगा। इसका जो असमानता है, डिससिमिलरिटीज है, असमान रूप से इसका बंटवारा है, उस असमानता को दूर किया जाएगा। तथा इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा भाई, समान रूप से बंटवारा किया जाएगा। और यही आर्थिक न्याय देने के लिए हम देखते हैं कि सरकारों ने क्या किया था, भूमि सुधार कानून लागू किए थे। तो हम भारत की जनता को 3 तरह के न्याय देना चाहते हैं। कौन कौन से न्याय, पहला सामाजिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, और तीसरा कौन सा भाई, आर्थिक न्याय हम भारत की जनता को देना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो कुछ भी मैं इस पैनल के ऊपर लिख रहा हूं ना, कम से कम आप उस बात को नोट करते रहिएगा। ये आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे आपकी मर्जी है भाई, आप नोट करें या नहीं करें। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपको इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा मिले। केवल वीडियो को देखने मात्र से आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो को देखना हमारे मन के अंदर ये भ्रम पैदा करता है कि हमें याद हो रहा है। आपको याद नहीं हो रहा होता, हमें केवल समझ आ रहा होता है। याद तभी होगा जब हम इनका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के लिए यदि हम पूरी वीडियो को दोबारा लगाएं तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, किसी भी तरह से सही हमारे लिए नहीं होगा। हम रिवीजन करने के लिए केवल नोट्स पढ़ें। आप नोट्स तभी पढ़ पाओगे जब आपने नोट्स बनाए होंगे। यदि नोट्स बनाए ही नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे क्या। तो ये तो थे न्याय की बात। न्याय के अलावा हम क्या देंगे भाई हम बच्चों को, हम देंगे न्याय के अलावा स्वतंत्रता। क्या देंगे यहाँ के लोगों को, स्वतंत्रता। भारतीयों को कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, और प्रस्तावना के अंदर हमने 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विकास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। किस किस की भाई, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये हमने 5 तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं, और आप जानते हो कि इनको हमने हमारी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ये हमने स्वतंत्रताएं दी है। धर्म, विश्वास और उपासना की जो स्वतंत्रताएं हैं, ये हमने आर्टिकल 25, 26, 27 जो हमारे पास आर्टिकल है, उनके अंदर हमने धर्म की स्वतंत्रता की बात की है। वहां पर हम डिटेल के अंदर जानेंगे। तीसरी हमारे पास यदि हम बात करते हैं तो हम भारत के लोगों को जो देंगे, सरकार का जो उद्देश्य होगा वो ये होगा, हम भारत के लोगों को समानता प्रदान करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रदान, समानता प्रदान करेंगे, या
जो शब्द यूज किया गया वो शब्द यूज किया गया समता प्रदान करेंगे। समता या समानता दी जाएगी किस चीज के अंदर? दो बातों के अंदर, एक प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। पहले किस चीज की भाई? प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता, कि हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा की नजर से समान देखा जाएगा। आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते, आपको पता है मानहानि करोगे तो आपको आईपीसी के तहत आपके मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो प्रतिष्ठा की समानता है हर व्यक्ति को इंडिया के अंदर, साथ ही साथ हर व्यक्ति को अवसर की समानता है, चाहे वो सरकारी नौकरियों के अंदर अवसर की बात हो, चाहे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर एडमिशन लेने के अवसर की बात हो, चाहे हम अपनी तरक्की करने की बात हो, किसी भी बिजनेस व्यापार के अवसर की बात हो, तो आपको अवसर की क्या मिलेगी भाई? समानता मिलेगी। ये हमारा तीसरा टारगेट है। और चौथा जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट है बंधुता। बंधुता कह दें या भाईचारा कह दें, हम भाईचारा कैसा चाहते हैं? हमारे यहाँ पे बंधुता ऐसी होनी चाहिए, भाईचारा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करती हो। कैसी बंधुता भाई? ऐसी बंधुता जो पहली बात तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती हो, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती हो, तथा दूसरा बात राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करती हो, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करती हो। तो क्वेश्चन हो जाता है कि हमें कैसी बंधुता चाहिए? हमें ऐसी बंधुता चाहिए जो व्यक्ति की गरिमा को तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को क्या करती हो भाई? सुनिश्चित करती हो। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का संविधान लागू कब होगा। तो भारत का संविधान लागू होगा, इसकी जो तारीख बताई गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, वो बताई गई है तारीख 26 नवंबर 1949। मतलब ये वो तारीख बताई गई है जिस दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 26 नवंबर 1949 की तारीख तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है, लेकिन 26 जनवरी 1950 का जिक्र भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, या हमें कैसे पता चलता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ? ये कैसे पता चलता है? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ या पूर्ण रूप से लागू होगा, इसका जिक्र हमारे पास मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 394 नंबर जो आर्टिकल है ना, वो हमें ये बताता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रस्तावना लिखी गई है वो बताती है भारत का संविधान लागू कब होगा? 26 नवंबर 1950 को। और यहाँ पे जो हमारे पास देसी महीने होते हैं, विक्रमी संवत होते हैं, उसके हिसाब से भी तारीख लिखी गई है। लिखा गया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इस दिन क्या होगा भाई? भारत के संविधान को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ है इस दिन हम 3 बातें करेंगे। सीधा ये नहीं लिखते कि हम लागू करेंगे, इस दिन 3 बातें करने की बात की गई है। पहली बात लिखी गई है आज के दिन हम भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं। दूसरी बात लिखी गई है आज के दिन हम भारत के संविधान को अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित। और तीसरी बात लिखी गई है कि आज के दिन हम भारतीय संविधान को आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं भाई? आत्मार्पित करते हैं। 3 बातें। अंगीकृत किया गया, अंगीकृत का मतलब यदि शाब्दिक मतलब निकालूं तो अंगीकृत का मतलब होता है भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं, अपने अंग के अंदर लेते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। दूसरा अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित का मतलब होता है कानून के रूप में मान्यता देना या कानून के रूप में लागू करना। तो एक हिसाब से मैं कह देता हूं इसको कानूनन रूप से लागू करते हैं, कानूनन लागू करते हैं। और तीसरा है आत्मार्पित करना, अपने आप को सौंपते हैं। इस संविधान को हम क्या करते हैं भाई? अपने आप को सौंपते हैं। अपने आप को सौंपने की बात क्यों की गई है?
क्यों की गई है? इसलिए की गई है क्योंकि यह संविधान किसने बनाया है? सबसे पहले ही हमने लिखा हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोगों की बात की जा रही है तो भारत के लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं ना। और यदि यहाँ लिखा होता कि संविधान सभा के लोग, फिर यहाँ पे आत्मार्पित की बात नहीं होती। संविधान सभा के लोग तो भारत के लोगों को देते, लेकिन जब भारत के लोग ही बना रहे हैं तो भारत के लोग अपने आप को ही देंगे, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया भाई? आत्मार्पित करते हैं। तो भारत के संविधान की पूरी प्रस्तावना को हम इस एक चार्ट के द्वारा बता सकते हैं। जितना भी जो कुछ भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है मैंने सब कुछ इस चार्ट के अंदर लिख दिया। अब बाकी जो बचा है ना, बाकी तो केवल हेल्पिंग और बची हुई है, इनके बीच में कुछ एक शब्द जोड़ेंगे और उनसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी बन जाएगी। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं भारतीय संविधान की पूरी प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक को या भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस विधानसभा के अंदर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यदि आपने मेरे साथ साथ उतारा है तो अच्छी बात है, यदि आपने मेरे साथ साथ नहीं उतारा तो कम से कम आप इस जो मैंने लिखा हुआ स्ट्रक्चर लिखी गई है इसका आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, ताकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप बड़े ही आसान तरीके में बाद में क्या कर सकते हो भाई? रिविजन कर सकते हो। अब कुछ एक क्वेश्चन और बचते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, क्या ये प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है? प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है? मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। चलो ये पढ़ी हैं, यदि आपने नहीं उतारा तो आप बाद में उतार लेना। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं है? इस पे क्वेश्चन मार्क है। और संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे हमें 3 अलग अलग राय मिलती है। सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो संविधान सभा का अध्यक्ष था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब भारत की संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया जा रहा था, किस दिन भाई? 17 अक्टूबर 1949 को जब भारत की संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भाषण दिया गया था। और वो अपने भाषण के अंदर कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो पहली बात किसने कही भाई? पहला विचार हमारे पास आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पहला विचार किसका आता है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या माना? उन्होंने माना कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है। उसके बाद हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला जाता है, बेरूबेरी वाद नाम से जाना जाता है। 1960 के अंदर वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बेरूबेरी वाद जो था, उस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा मामला भाई? बेरूबेरी वाद। बेरूबेरी वाद कब का है? 1960 का है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन सीधा आ जाता है, कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना, कौन से वाद में नहीं माना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा वाद और इंपॉर्टेंट वाद, केशवानंद भारती वाद। कब हुआ था भाई? केशवानंद भारती 1973 का मामला है। और केशवानंद भारती मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। और ये अंतिम वाद था। इसलिए आज के टाइम की यदि वर्तमान कंडीशन आप जानते हो तो केशवानंद भारती वाली कंडीशन हमारे लिए लागू है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है। ये आज हमारे सामने कंडीशन है। जब केशवानंद भारती मामले के अंदर ये कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है,
उसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि जिस तरह से पूरे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है, ठीक उसी प्रकार से भारत की संसद के पास ये अधिकार भी होगा कि वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर भी क्या कर सकती है भाई, संशोधन कर सकती है। और आप ये जानते हो भारत की प्रस्तावना के अंदर अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितने बार किया गया भाई? केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है। और इस एक बार संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन भाई? 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो केवल एकमात्र ऐसा संशोधन है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में किया गया है। और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? पहला शब्द जो जोड़ा गया था वो हमारे पास था समाजवादी। कौन सा भाई? समाजवादी। जो समाजवादी शब्द है ये मूल प्रस्तावना के अंदर नहीं था। दूसरा शब्द जोड़ा गया हमारे पास पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और तीसरा शब्द हमारे पास जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा भाई? अखंडता। तो ये 3 शब्द है, ध्यान से देखो मैंने यहां लिख भी रखा है, समाजवादी, दूसरा कौन सा? पंथ निरपेक्षता। ये दोनों शब्द तो हमारे पास यहाँ थे। और अखंडता की यदि बात करता हूं तो ये शब्द कहाँ हैं? यहाँ हैं। ये तीनों ही शब्द हमने मूल संविधान के मूल प्रस्तावना के अंदर नहीं थे, ये हमने जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या भारत की संसद के पास अधिकार है संशोधन करने का? हाँ अधिकार है। क्या संशोधन किया गया है? हाँ संशोधन किया गया है। और कब किया गया है भाई? 42वां संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा तीसरा कौन सा संशोधन भाई? अखंडता नाम का एक शब्द जोड़ा गया है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा? किसने क्या कहा के बारे में हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारे पास थे के.एम. मुंशी। कौन थे भाई? के.एम. मुंशी। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि प्रस्तावना आपके सामने पड़ी रहे। यदि आपने अब तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो यदि आपका मन करे तो बाद में भी ले लें। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति का नाम जिक्र करते हैं उनका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी क्या कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में? के.एम. मुंशी कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की जन्म कुंडली है। क्या कहा उन्होंने? प्रस्तावना को कहा संविधान की जन्म कुंडली। ये है संविधान की जन्म कुंडली। किनके द्वारा कहा गया भाई ऐसा? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन सीधा आता है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली माना? के.एम. मुंशी ने माना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमारे पास विधानसभा के अंदर कवि थे भाई, कवि थे और उन्होंने शायराना अंदाज के अंदर बहुत कुछ कहा। उनका नाम था ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। वो हमेशा कविता के रूप में ही अपनी बात कहा करते थे। तो ठाकुर दास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में 2-3 बातें कही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। दूसरा इन्होंने कहा, मैंने कहा ना पोइट थे, कवि थे, तो ये कवि की भाषा के अंदर यूज करते थे, तो इन्होंने कह दिया कि ये भारतीय संविधान का गहना है। और इन्होंने ये भी कह दिया कि ये भारतीय संविधान का क्या है भाई? आभूषण है। इसी तरह से एक हमारे पास फेमस वकील साहब हैं, वो वकील साहब जिन्होंने केशवानंद भारती जो मामला था ना उस मामले के अंदर वो वकील थे, उनका नाम था नानी पालखीवाला। क्या नाम था भाई उनका? नाम नानी पालखीवाला। नानी या नाना लिखा जाता है भाई, पालखीवाला इनका नाम था। नाना पालखीवाला क्या कहते हैं? नाना पालखीवाला कहते हैं कि यदि आप भारत का संविधान पढ़ना चाहते हो तो आपको पहले उसका परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड देखना चाहिए। और भारतीय संविधान का परिचय पत्र और कुछ नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का क्या है भाई? परिचय पत्र है। तो इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र, भारतीय संविधान का परिचय पत्र जो है वो कौन है भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और लास्ट के अंदर एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब थे एम हिदायतुल्ला। आप जानते हो ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते हैं। एम हिदायतुल्ला ने एक मामले के अंदर कहा था, एम हिदायतुल्ला
एम हिदायतुल्लाह एक मामले के अंदर कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की क्या है भाई, आत्मा है। क्या कहा इन्होंने कहा संविधान की आत्मा। ध्यान से देखना, तो संविधान की आत्मा है ना, ये दो लोगों ने कहा है। एक तो किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, दूसरा एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। यदि क्वेश्चन आपसे आता है सीधा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ऑप्शन के अंदर ठाकुरदास भार्गव अकेला है तो उत्तर अकेले ठाकुरदास भार्गव ही होंगे, क्योंकि अकेले ही ऑप्शन के अंदर है। अगर ऑप्शन के अंदर अकेले डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह हैं तो उसका उत्तर क्या होगा, अकेला जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ही होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दिया जाएगा जिसके अंदर आपके पास दोनों ही ऑप्शन के अंदर हो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला संविधान का जानकार होगा, कोई हेरा गेरा नत्थु खेरा तो नहीं होगा। तीसरा, यदि क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाता है, भारत की संविधान सभा के किस सदस्य ने, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आता है भारत की संविधान सभा के किस सदस्य ने भारत की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तब आंसर हमारे पास क्या होगा, केवल और केवल ठाकुरदास भार्गव होगा। ये क्या थे भाई, भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। मैंने यहां बोला भी था आपके लिए, यदि नहीं लिखा हो आपने तो लिख लो, ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो क्वेश्चन यदि आता है संविधान सभा के कौन से सदस्य ने कहा, तो हमारे पास उत्तर क्या होगा भाई, ठाकुरदास भार्गव ही होगा। और यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायाधीश ने आत्मा कहा है, तब हमारे पास उत्तर केवल और केवल क्या होगा भाई, एम हिदायतुल्लाह होगा। एम हिदायतुल्लाह ने एक दो बातें और भी कही थी। उन्होंने कहा था जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, ये गैर न्यायिक दस्तावेज है। क्या है भाई, गैर न्यायिक दस्तावेज। संविधान की प्रस्तावना एक गैर न्यायिक दस्तावेज है। अब गैर न्यायिक दस्तावेज का मतलब क्या होता है, गैर न्यायिक दस्तावेज का मतलब है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के आधार पर आप किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट क्या, किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, या जो प्रस्तावना की जो भी व्याख्या है उसके किसी भी बिंदु को आप कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब होता है गैर न्यायिक दस्तावेज। मतलब प्रस्तावना के आधार पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते सर प्रस्तावना में लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हाँ, यदि ये जो बातें हैं ये आगे भारतीय संविधान के अंदर और डेफिनेटली लिखी हुई है ये बातें भारतीय संविधान के अंदर, तो आप भारतीय संविधान की जिस प्रोविजन में लिखी गई है ना, उस प्रोविजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। प्रस्तावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, इसलिए कहा गया है गैर न्यायिक दस्तावेज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है तो कोर्ट डिसीजन सुनाने में प्रस्तावना का उपयोग कर सकता है। आप प्रस्तावना के आधार पर नहीं जा सकते, लेकिन कोर्ट डिसीजन सुनाने में प्रस्तावना का आधार ले सकता है, इसलिए इसे कहा गया गैर न्यायिक दस्तावेज। मुझे लगता है भारत की संविधान की प्रस्तावना से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हर एक क्वेश्चन को बड़ी ही गहराई से हमने जानने की कोशिश की है आज की इस क्लास के अंदर, जिसको हमने देखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस का अभी तक इंतजार कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल संविधान के अगले प्रोविजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।